नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का भाग 4 जिसका समरी सारांश पिछले वीडियो में कल हम दे चुके हैं। आज हम उसी पाठ को जिसका नाम है मंत्र तंत्र, प्रेरक कहानी है, बिंदुवार पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। एक छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 परिवारों के घर थे। उन्हीं घरों में एक कुमार नाम के आदमी का भी घर था। वह बहुत मेहनती था, वह सबका आदर सम्मान करता था। एक गांव का नाम है जिसमें 30 परिवारों का एक गांव। उन्हीं गांव में एक कुमार नाम के व्यक्ति का घर था जो परिश्रमी, अनुशासित और व्यवहार कुशल था। एक दिन 30 परिवारों के मुखियों को एक जगह मिलना था, लेकिन पूरे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इकट्ठे हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सके। एक दिन सभी परिवार के मुखिया को एक जगह एकत्रित होकर के कुछ बातचीत करना था, लेकिन जगह के अभाव में इस तरह की बात होना असंभव सा लग रहा था। गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, उबड़ खाबड़ धूल मिट्टी से भरी। एक दिन कुमार वहां गया, उसने कुछ जगह साफ की, तभी वहां एक आदमी और आ गया। कुमार ने उसके लिए भी जगह साफ कर दी। 2-4 लोग और आ गए, वे भी कुमार के साथ लग गए। थोड़ी देर में वहां 30 आदमियों के बैठने की साफ सुथरी जगह बन गई। कुमार जो व्यवहार कुशल आदमी था, हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाला, वह गांव के बाहर एक ऐसी बेकार जमीन देखी जिसको अगर ठीक से बनाया जाए तो वहां पर बैठकी के लिए जगह बन सकता था। कुमार उस जगह को ठीक करने लगा। उसके पीछे बारी बारी से कुछ लोग और आ गए और जगह साफ सुथरा होकर के वहां पर मीटिंग लायक बना लिया जगह। बातों बातों में कुमार ने कहा क्यों ना हम यहाँ चबूतरा बना दें, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। सभी ने तुरंत हामी भरी ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। रोज सब मिलकर बहुत मेहनत करते। कुछ दिनों में चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे कमरा भी बन गया। सभी की मेहनत से पानी और चटाइयों का भी इंतजाम हो गया। अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए वहां आने लगे। कुमार और उनके साथियों की मेहनत ने रंग लाई। कुमार के मन में विचार आया कि यहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, चबूतरा बन जाए। सभी आदमियों का सहमति हुआ और सब आदमी मेहनत करके वहाँ चबूतरा बना लिए, एक घर बना दिए। एक सुंदर सुहावना मनोरम जगह बन गया जहाँ पर गांव के सभी लोग आकर के बैठते और आपस में मनोरंजन की बातें करते। परिश्रम भी एक आदत होती है। गांव वालों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे जरूरत पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, कुएं साफ कर देते। इन सब का परिणाम हुआ कि गांव के चारों ओर खुशहाली छा गई। एक कविता की पंक्ति है कि श्रमहीन हुआ जब जब मानव, सुंदरता जग की चली गई। वैधव्य हुई धरती उसकी, उर्वर होने से मुकर हुई गई। तो कहने का मतलब, मानव के मन से जब परिश्रम की लालसा खत्म हो जाती है तो वहीं पर कुरूपता आ जाता है। लेकिन श्रम एक ऐसी शक्ति है जिसकी बदौलत यह दुनिया इतना सुंदर बनते जा रहा है। और वही श्रम की आदत कुमार ने गांव वालों को लगाया और गांव वाले धीरे धीरे अपने गांव को सुंदर बनाने में जुट गए। गांव के चारों ओर खुशहाली छा गई। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से दुखी व परेशान था। वह बार बार गांव वालों के काम में बाधा डालता। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि कुमार की बातों में अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों के
वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद कर दिए थे। इससे मुखिया के जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी कि कुमार और उसके साथी चोर हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात नहीं करते। इससे गांव भर में तहलका मचा हुआ है। जल्दी ही कुछ इंतजाम न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति समाज का संपूर्ण विकास कभी नहीं चाहता। समाज अगर संपूर्ण विकसित हो जाएगा तो उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। यही बात कुमार और उसके साथियों के क्रियाकलाप से उस गांव के मुखिया व्यथित हुए कि भाई यह तो सबके मन में सुधरने की इच्छा आ गई। बिगड़े हुए आदमी थे, आपस में लड़ते थे, हमारे पास आते थे, जुर्माना होता था और जुर्माने की रकम हमारे पास जमा होते जाते थे। उसने तरकीब लगाना शुरू किया, लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया कि कुमार का साथ छोड़ दो। जब किसी ने नहीं माना तो उसने इस बात का इंतजाम उस प्रदेश के राजा के पास में शिकायत के रूप में की और कहा कि इसके यह एक मंडली बनाया है, जो मंडली नशा करता है, मारपीट करता है, जुआ खेलता है, उपद्रव करता है, गांव में खुरापात मचा हुआ है। अगर इसका कोई व्यवस्था नहीं होगा तो यह आदमी गांव को बर्बाद कर देगा। राजा ने बिना सोचे समझे मुखिया के बातों पर विश्वास कर लिया और आदेश दिया कि कुमार और उसके साथियों को बांधकर मेरे सामने ले आओ। राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले आया। राजा ने कुछ पूछा न कुछ सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों के आगे इन्हें डाल दो। हाथी अपने पैरों से कुचल कर इन्हें मार डालेगा। यही इसकी सजा है। राजा ने मुखिया को आदेश दिया, सभी आदमी को पकड़ के दरबार में हाजिर किया जाए। जैसे मुखिया ने सबको पकड़ के दरबार में लाया, राजा ने अपने आदमियों सिपाहियों से आदेश किया कि इस आदमी सबको हाथ पैर बांध करके लिटा दो और हाथी को छोड़ दो। सभी आदमी को हाथी अपने पैरों के तले रौंद डालेगा। राजा ने इस बात का सत्यापन नहीं किया कि मुखिया का शिकायत सही है या गलत है, यह अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है या परमार्थ के लिए कर रहा है। बगैर सोचे समझे उसने उस आदमी को सजा देने की बात मन में ठान ली। तो यह कहानी आज भाग 2 के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे कि राजा और मुखिया, राजा अनभिज्ञ, मुखिया अभिज्ञ, जो अच्छे कामों को देखना नहीं चाहता था, देख करके उनके मन में ईर्ष्या होने लगी और वह गांव के विकास को अवरुद्ध करने की पूरी कोशिश में राजा को अपने पक्ष में ले लिया और राजा भी बिना सोचे समझे इन लोगों को दंड देने के लिए तैयार हो गया। तो आज भाग 2 के माध्यम से हम इस पाठ का यह अंश पढ़े। कल भाग 3 के माध्यम से इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।